बाय। ठीक है जी, क्या ये बात समझ आती है आपको कि अगर दो वेरिएबल हैं, मतलब एक हाइट का है एक वेट का है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को चाहे आप जमा करें तो वेरिएंस उनकी जमा होगी, या माइनस करें तो वेरिएंस उनकी तब भी जमा होगी। वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, चाहे वेरिएबल आपस में जमा हो या वेरिएबल आपस में माइनस हो। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ती है? ठीक है जी। अच्छा बच्चों, देखो जी, वेरिएंस है आपकी हाइट, एक डाटा है हाइट का, बच्चों की हाइट का डाटा है, उसकी वेरियंस निकाली आपने y2.5। फिर आपने बच्चों के वेट की वेरियंस निकाली वो y15। आप हाइट और वेट के डाटा को जमा करना चाहते हैं, सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। आप अगर उनको जमा करना चाहते हैं तो उनकी जो वेरिएंस होगी ना, वो सिंपल आपस में जमा हो जाएगी। आंसर आ जाएगा 17.5। क्या ये बात समझ आती है? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बता दो। अच्छा, लेकिन बच्चों अगर आप इन दोनों डाटा को माइनस करके वेरिएंस निकालना चाहते हैं ना, दोनों डाटा माइनस कर दें, तो बच्चों याद रखना वेरिएंस तब भी जमा होगी, वेरिएंस माइनस नहीं होगी। वेरिएंस का आंसर तब भी 17.5 ही आएगा। वेरिएंस माइनस नहीं होती, चाहे वैल्यू माइनस हो जाए। क्या ये बात समझ आ गई है? बता दो बता दो बता दो। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था सादा अल्फाज में। देखो यार, वेरिएंस का मतलब क्या होता है? स्कैटरनेस। इसका मतलब भी क्या? स्कैटरनेस। तो जब दो स्कैटरनेस को आप इकट्ठा करोगे तो स्कैटरनेस इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बिखराओ, चीजें बिखरी हुई पड़ी हुई है, ठीक है ना? अगर आप दोनों डाटा को इकट्ठा करोगे तो स्कैटरनेस में इजाफा होगा या स्कैटरनेस में कमी होगी? इंक्रीज होगा। चाहे आप उन दोनों डाटा को जमा करो, चाहे दोनों डाटा को माइनस करो, स्कैटरनेस ने इंक्रीज ही होना है, कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है? ये बात याद रखनी है, चाहे डाटा में वैल्यूज नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्कैटरनेस में इजाफा ही होना है, कमी नहीं हो सकती। तो वही बात लिखी है। अच्छा, अब जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है ना आपने, तो याद रखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका ये है कि दोनों की वेरिएंस को जमा करें और एंड पे जाके आपने अंडर रूट ले लेना। दोनों की वेरिएंस को जमा करें और एंड पे जाके जब आंसर निकल आएगा तो आपने अंडर रूट लेना है। अंडर रूट एंड पे लेना है, अंडर रूट पहले नहीं लेना। क्या ये बात समझ आती है? मतलब ऐसा नहीं करना आपने कि वेरिएंस ऑफ एक्स का अंडर रूट प्लस वेरिएंस ऑफ वाई का अंडर रूट, ये गलत है, ये सही है। इन दोनों में फर्क समझ आ रहा है कि पहले वेरिएंस जमा होगी, एंड पे जाके अंडर रूट लेना है, पहले अंडर रूट लेके बाद में जमा नहीं करना। ठीक है जी, ये गलत है, ये सही है।
ओके जी। उसके बाद बच्चों कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला याद रखना है आपने। इफ डाटा 1 have values n1, mean x1 bar and variance s1 का स्केयर and data 2 have values n2, mean x2 bar and variance s2 square, then the combined variance of both data is as follow. n1 s1 का स्केयर प्लस n2 s2 का स्केयर ओवर n1 प्लस n2 प्लस n1 n2 ओवर n1 प्लस n2 होल स्केयर इनटू x1 बार माइनस x2 बार होल स्केयर। हाँ जी, क्या ये फार्मूला आपको समझ आ रहा है बच्चों? अजीम मियां, मैंने कल आपको बताया था, याद करो। याद है इस साइन में, इस कैलकुलेशन में यहाँ पे माइनस का साइन था, याद है? यहाँ पे माइनस का साइन था, इसके बावजूद स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पॉजिटिव आई थी, जबकि मीन माइनस में आया था। अजीम मियां, क्या ये बात आपको याद है? डाटा में आप वैल्यूज माइनस करें या प्लस करें, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा प्लस में आएंगी। मीन माइनस में आ सकता है, लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस में कभी नहीं आएंगी। ये बात आपके पल्ले पड़ गई है? अच्छा जी बच्चों, आपका सेक्शन है, फर्ज करो एक सेक्शन है क्यूएम का, सेक्शन 22। उसमें एक टेस्ट होता है बच्चों, उसमें एक टेस्ट होता है, और बच्चे हैं उस क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं। आपके सेक्शन में फर्ज करें जी 50 बच्चे हैं, और एवरेज मार्क्स, आप लोगों ने जो मार्क्स लिए उनकी जब एवरेज निकाली गई तो 40 नंबर बने। 40 एवरेज मार्क्स हैं पूरी क्लास के। और वेरिएंस, आपके क्लास में जितने बच्चों के मार्क्स आए ना, उन सब की वेरिएंस निकाली है तो 10 आई। क्या ये बात समझ आ रही है आपको बच्चों? बोलो बोलो बोलो। फिर आपके साथ ही एक और सेक्शन है, वो है सेक्शन 21। सेक्शन 21 है, और उसमें तकरीबन बच्चे हैं, फर्ज करो जी 40, उसमें 40 बच्चे हैं, और उन बच्चों के एवरेज मार्क्स आए हैं 38, और उन बच्चों की जो वेरिएंस है वो आती है 15। ठीक है जी। अब सेक्शन 22 के बच्चे और सेक्शन 21 के बच्चे, इन सब का कंबाइंड मीन निकालना हो तो कंबाइंड मीन आपको याद है कि भूल गए हो? और कंबाइंड वेरिएंस निकालनी हो, क्या ये आपको याद है?
कंबाइंड मीन तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो। कंबाइंड मीन आपको याद है? अच्छा जी, तो बच्चों ये कंबाइंड मीन का फार्मूला है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करो और मुझे कंबाइंड मीन निकाल के दो। शाबाश, जल्दी 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 कंबाइंड मीन निकालें। सारे बच्चे निकालें जी। वेरी गुड, 39.11 कंबाइंड मीन आ गया जी, 39.11। अच्छा, अब बच्चों हमने निकालनी है कंबाइंड वेरिएंस। कंबाइंड वेरिएंस का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये फार्मूला पुट करें और कंबाइंड वेरिएंस निकालें। शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश, निकालें बीच बच्चों, कंबाइंड वेरिएंस कैलकुलेट करें। थर्टीन 13.20, वेरी गुड, 13.209। अच्छा बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, तो कंबाइंड वेरिएंस निकाल के उसका एंड पे अंडर रूट ले लेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? 3.63। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कभी डायरेक्ट नहीं निकल सकती बच्चों, पहले कंबाइंड वेरिएंस निकालनी होगी, फिर एंड पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, पहले वेरिएंस निकाल लेंगे फिर अंडर रूट लेंगे तो जाके कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी। तो क्लियर है? अच्छा बच्चों, आई कैप में आपको उल्टा सवाल भी आ सकता है, याद रखिएगा। मतलब कि जी एक डाटा वन है, उसमें 50 बच्चे हैं, उसके एवरेज मार्क्स 45 हैं, वेरिएंस उसकी है 10। एक दूसरा सेक्शन है, उसमें 40 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स 50 हैं, और दूसरे बच्चे जो सेक्शन है उनकी वेरिएंस नहीं पता। ठीक है जी,
और वो कहते हैं जी कंबाइंड वेरियंस है 12। तो क्या दूसरे सेक्शन के बच्चों की वेरियंस आप निकाल सकते हैं? बताएं जरा। अच्छा जी, अब अगर वो ये कह दें कि कंबाइंड मीन है 48, तो दूसरे सेक्शन के बच्चों के मीन भी अननोन है, ये दोनों वैल्यूज अननोन है, क्या ये दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं? कंबाइंड मीन भी दिया हुआ है, कंबाइंड वेरियंस भी दी हुई है, सेक्शन 2 के बच्चों के मीन भी अननोन है और वेरियंस। तो ये सवाल आपने करना ही आपका होमवर्क है। होमवर्क नोट कर लिया बच्चों आपने? नो सर, नो सर। उसके बाद है जी बच्चों सिमेट्री एंड स्क्यूनेस। सिमेट्री एंड स्क्यूनेस, सिमेट्री की डेफिनेशन आप लिख लें कि डाटा इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ द वैल्यूज आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एवरेज। ये बात याद रखनी है कि आप सिमेट्री की डेफिनेशन ये है कि डाटा सिमेट्रिकल उस वक्त होता है जब उसकी वैल्यूज दाएं और बाएं दोनों तरफ जो होती हैं वो सेम डिस्टेंस पे हों। क्या ये बात समझ आती है जी? ठीक हो गया। अब जरा बच्चों देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं, ये आपके सामने डाटा है 2 4 6 6 8 10, इस डाटा का मीन निकाले मीन। तो इस डाटा का मीन क्या निकलेगा? शाबाश। इस डाटा का मीन निकालें 2 4 6 6 8 10। शाबाश शाबाश शाबाश। इसका मीन निकलेगा 6। क्या ये बात सबको समझ आती है? इसका मीन निकलेगा 6। वेरी गुड। अच्छा बच्चों जरा गौर से देखना, ये दो जो है ये 6 से कितने फासले पे है? ये जो दो है ये 6 से कितने फासले पे है? बोलो बोलो बोलो। 4 डिजिट के फासले पे है। इमरान खोतिया, ये जो 10 जो है ये 6 से कितने फासले पे है? 4 डिजिट के फासले पे है। ओके, ये 4 जो है ये 6 से कितने फासले पे है? ये 2 डिजिट के फासले पे है। ये जो 8 है ये 6 से कितने डिजिट के फासले पे है? 2 डिजिट के फासले पे है। तो आप देख रहे हो कि जो मीन है, मीन से दाएं बाएं वैल्यू जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। मीन से दाएं और मीन से बाएं वैल्यूज इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, इस डाटा का आपने मीडियन निकालना है। मीडियन, क्या आप इस डाटा का मीडियन निकाल सकते हैं? मीडियन याद है आपको कैसे निकलना था? क्या ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? बताओ शाबाश।
अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा में मीडियन का फार्मूला पढ़ा था आपने n+1/2, याद है? तो मीडियन निकाले, शाबाश मीडियन। ठीक है जी, मीडियन भी 6 आता है। अच्छा बच्चों, मॉड निकालो, मॉड। मॉड की डेफिनेशन याद है आपको? मॉड की डेफिनेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा इज कॉल्ड मॉड। इस डाटा में मॉड भी 6 है। अच्छा बच्चों याद रखना, ऐसा डाटा जिसमें मीन भी 6 हो, मीडियन भी 6 और मॉड भी 6, मतलब मीन मीडियन मॉड तीनों सेम हो, उस डाटा को सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल डाटा की एक और हमें बात समझ आई है, ऐसा डाटा जिसमें मीन मीडियन मॉड तीनों बराबर हो, उसको सिमेट्रिकल डाटा कहते हैं। ये बात याद रहेगी। अच्छा बच्चों, अगर इस डाटा में आप अरिथमेटिक मीन निकालो, फिर ज्योमेट्रिक मीन निकालो, फिर हार्मोनिक मीन निकालो, तो वो बराबर नहीं होंगे। ये बात याद रखनी है। मीन मीडियन मॉड तो बराबर होंगे, लेकिन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर नहीं होंगे। आप करके देख लें। आप इस डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन है 6, ज्योमेट्रिक मीन है 5.33, हार्मोनिक मीन है 4.585। आप देख रहे हो ये तीनों बराबर नहीं है। अरिथमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से। क्या ये बात आपको समझ आती है? ठीक है जी, याद रखना बच्चों, सिमेट्रिकल डाटा की कंडीशन क्या है कि मीन मीडियन मॉड बराबर होंगे, लेकिन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की कोई गारंटी नहीं है कि बराबर होंगे या नहीं होंगे। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बराबर होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे सिमेट्रिकल डाटा में। क्या ये बात हर बच्चे को समझ आ गई है? अच्छा जी, अब सुनो, अब आगे सुनो। अगर डाटा में सारी वैल्यू सेम हो, इस डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें,
हार्मोनिक मीन निकालें। इस डाटा का अरिथमेटिक मीन भी 5 होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 5 होगा और हार्मोनिक मीन भी बराबर होगा। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन है जी वो? किस कंडीशन में ये बराबर हो सकते हैं? जब डाटा में सारी वैल्यूज सेम होंगी। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू को भी चेंज कर दूं, 5 की बजाय मैं 3 लिख दूं, अगर मैं एक वैल्यू को भी चेंज कर दूं तो ये तीनों बराबर नहीं रहेंगे। अब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बराबर नहीं रहेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं एक वैल्यू चेंज कर दूं तो सारे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात आप इसी तरह से याद रखें। बहरहाल, तो सिमेट्रिकल डाटा की कंडीशन क्या है कि मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की मैं बात नहीं कर रहा, मीन, मीडियन, मोड की बात कर रहा हूँ। बच्चों मुझे बताओ, क्या सिमेट्री आपको 100% समझ आ गई है कि सिमेट्री क्या होती है? हाँ जी, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। ये रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा बच्चों, अब आपके सामने डाटा ये है, कुछ इस तरह से है। आप जरा ये डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, ये है आपके पास कौन सा डाटा जी? ग्रुप डाटा। बच्चों मुझे, क्या आप इस डाटा से मीन निकाल के बता सकते हो क्या आता है? मीन, क्या आप मीन निकाल सकते हैं? आपको पता है इसका मीन डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ सकता है, इसका मीन डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं आप। जरा इसका मीन निकालें, शाबाश शाबाश शाबाश।
हाँ जी, इसका मीन आता है जी 25। अच्छा जी, इसका मीन आ गया 25। अच्छा बच्चों जरा गौर से देखना जरा कि इस डाटा की मिनिमम वैल्यू इस मीन से कितने फासले पे है। मिनिमम वैल्यू, इस डाटा की मिनिमम वैल्यू इस एवरेज से कितने फासले पे है। 25 डिजिट के फासले पे है। और मैक्सिमम वैल्यू इस डाटा से कितने फासले पे है, इस मीन से कितने फासले पे, मैक्सिमम वैल्यू। शाबाश शाबाश फादल लतीफ, छा गया तुम। 50 में से 25 निकाले तो 35 आता है। वेरी गुड फाद मियाँ, छा गए हो, तालियां होनी चाहिए तुम्हारे लिए। 25 ही था तो जरा खुद देखो तुमने क्या लिखा हुआ है। खुद देखो जरा, खुद अपनी आंखों से देखो जरा। हाँ, टाइपिंग करते वक्त नहीं देखा। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ जी, हाथ कांप रहे थे। देखो हमारी कौम के मसले मसाइल चेक करो। जो बीमारियां बुढ़ापे में भी लगनी चाहिए थी वो परी जवानी में लग रही हैं। ठीक है, आप अपने दादा अबू को कोई जुगत नहीं मार सकते, कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात अगर उन्होंने आपके ऊपर अप्लाई की ना तो बड़ी बेइज्जती हो जानी। ठीक है जी। दादा अबू ने कहना चलो हमने तो फिर भी जवानी इंजॉय की थी, बुढ़ापे में आके हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारे तो परी जवानी में ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो इसलिए बच्चों बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। हर वो काम छोड़ दो जिससे जवानी में बुढ़ापा आ सकता है। हाँ जी, ध्यान से बच्चों। मतलब आप एक्सपोज हो रहे हो, दुनिया को पता चल रहा है आपका कि किसको क्या क्या मसले हैं। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में है। इससे पहले कि आप मशहूर हो जाएं, यार वो जो लड़का है ना उससे दूर रहो, उसके हाथ कांपते हैं, तो ये बड़ी बिस्ती वाली बात है। ठीक है जी। हाँ, ये को एजुकेशन का यही नुकसान होता है कि हर बंदे की क्वालिटी खोल के सबके सामने आ जाती। कोई किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैं ऐसा हूं तो मैं फलां हूं तो मैं फलां हूं। सब ओपन है सबके सामने। ठीक है जी। अच्छा जी बच्चों, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, शाबाश। बड़ा एंजॉय कर लिया। अब इस डाटा का मीडियन निकालें जरा, शाबाश। मुझे बताएं कि ये ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा में मीडियन का फार्मूला क्या था। मीडियन का फार्मूला याद है आपको? एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस ई। ये मीडियन का फार्मूला हमने पढ़ा था। इस डाटा का बच्चों आप अगर आप ये फार्मूला लगाओगे ना मीडियन का, तो इस डाटा का मीडियन भी 25 ही आएगा। इस डाटा का मीडियन भी 25 ही आएगा, कैलकुलेट करके देख लो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इस डाटा में
नेक्स्ट मॉड भी निकाल लें। मॉड का फार्मूला याद है आपको? मॉड का फार्मूला क्या था? L प्लस एफ एम माइनस F1 और FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है जी। तो मॉड का फार्मूला भी लगा लें। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। याद है आपको? ये FM होगा, ये F1 होगा और ये F2 होगा। तो बच्चों इस डाटा का मीन भी 25 आ रहा है, मीडियन भी 25 आ रहा है और मॉड भी 25 आ रहा है। ये तीनों एवरेजेस यहाँ पे सेम है और वैल्यूज जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अगली बात, दोनों तरफ फ्रीक्वेंसीज भी सेम है। देखो पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 5 है। क्या ये बात समझ आ रही है? अहमद भट्टी, क्या सवाल तूने पूछा है? क्या ये सवाल तू पब्लिकली पूछ सकता है? तेरी मेहरबानी, जो सवाल तूने मुझे प्राइवेट किया ना मैसेज, वो जरा पब्लिकली पूछ। पब्लिकली जरा पूछ ना, तो तेरा जरा स्वागत करें पूरी क्लास। पूछ पूछ आवाश। पूछ पूछ, तेरे जो पेचीदा मसाइल है ना उसका आवाम भरपूर जवाब देगी। ये जो तूने इतने पेचीदा पेचीदा किस्म के मसले मुझसे पूछे हैं ना, करता हूं मैं तेरा इलाज, ठहर जा। मुझे क्या पता तेरे इतने संगीन मसाइल हो गए। अच्छा जी, पहली क्लास की फ्रिक्वेंसी 5 है, आखिरी क्लास की फ्रिक्वेंसी भी 5 है। दूसरी क्लास की फ्रिक्वेंसी 7 है और सेकंड लास्ट क्लास की फ्रिक्वेंसी भी 7 है। बच्चों अगर मैं इसको, इस डाटा को ड्रा करूं ना इस तरह से डायग्राम की सूरत में, तो सबसे पहला मिड पॉइंट आ रहा है 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। तो ये 5 लिखा, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। 25 ही हमारा मीन है, 25 ही मीडियन है, 25 ही मॉड है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? 5, 15, 25, 35, 45, इसमें 25 जो है वो मीन, मीडियन, मॉड तीनों सेम है। अच्छा, अब बच्चों जरा देखो, सबसे पहली क्लास की फ्रिक्वेंसी है 5, फिर अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी है 7, फिर उससे अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी है 10, फिर उससे अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी है 7, फिर उससे अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी है 5। आप देख रहे हो ये कर्व कितनी स्मूथली ऊपर जा रही है और उतनी स्मूथली से वापस आ रही है। बच्चों अगर आप इस कर्व की शेप को देखोगे ना बच्चों, तो दाएं तरफ जिस तरह की शेप है इस कर्व की, उसी तरह की शेप बाएं तरफ है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बायोलॉजी में इस तरह की डायग्राम का एक नाम होता था कि दाएं और बाएं तरफ अगर वो चीज सेम है, उसको बायो में कुछ कहते होते थे, याद करें। कुछ याद है? बाइलेटरल। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। याद है? इंसान इंसान की जो स्ट्रक्चर है उसको सेंटर से काटें तो दाएं और बाएं उसके सेम शेप बनती है। ठीक है जी, इसी तरह से काकरोच है, ये बायो में बड़ा पड़ा था आप लोग। तो वही बात यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है
कि अगर इस डायग्राम को सेंटर से मैं कट करूं तो दाएं और बाएं बिल्कुल सेम शेप बनती है। ठीक हो गया जी बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। लेफ्ट और राइट, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। कुछ लोगों का राइट और लेफ्ट भी खराब होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है जी। वो पता तो है परिजवानी में कैसे कैसे मसले हैं, किसी को याद नहीं आता कि राइट साइड किसको कहते हैं, लेफ्ट साइड किसी को कहते हैं, तो इसलिए मैंने वो भी लिख दिया एहतियातन, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जरा बच्चों आगे चलते हैं, स्क्यूनेस की बात करते हैं। स्क्यूनेस क्या होता है जी? एनी डेविएशन फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्क्यूनेस। हर वो सिचुएशन जिसमें सिमेट्री नहीं होगी उसको स्क्यूनेस कहते हैं। ये बात याद रखनी है बच्चों, हर वो सिचुएशन, हर वो डाटा जो सिमेट्रिकल नहीं होता उस डाटा को स्क्यूड डाटा कहते हैं। तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना, दुनिया में सिमेट्रिकल डाटा ज्यादा होगा या स्क्यूड डाटा ज्यादा होगा? दुनिया में जो डाटा अवेलेबल है जितने भी हैं उसमें सिमेट्रिकल वाली सिचुएशन ज्यादा होगी या स्क्यूनेस वाली? स्क्यूड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। तो दुनिया में अगर 1% डाटा सिमेट्रिकल है तो 99% डाटा स्क्यूड होगा। बहुत कम चांसेस होते हैं किसी डाटा के सिमेट्रिकल होने के लिए, बहुत कम चांसेस होते हैं किसी डाटा के सिमेट्रिकल होने के। अब बच्चों याद रखना, स्क्यूनेस दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव स्क्यूनेस और एक होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस। स्क्यूनेस दो तरह की होती है, क्या ये बात समझ आ रही है? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। बच्चों नेगेटिव स्क्यूनेस कुछ इस तरह से होती है कि उसकी डायग्राम ये बनी हुई है आपके सामने। नेगेटिव स्क्यूनेस में लेफ्ट टू राइट अगर डाटा अरेंज करेंगे, याद रखना बच्चों छोटी वैल्यू होंगी लेफ्ट साइड पे और बड़ी वैल्यू होंगी राइट साइड पे। क्या ये बात समझ आती है? जैसे हम गिनती लिखते हैं, गिनती गिनती याद है ना आपको, 1 2 3 4 5 6, छोटी वैल्यू होती है किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे, और बड़ी वैल्यू होती है राइट साइड पे। मुझे लगता है आपको ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि शायद आपको ये बात भी बाय डिफॉल्ट तो समझ नहीं आनी। बच्चों 6 बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, याद है? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। बचपन में पढ़ा था, जवानी में और बड़े मसले आ गए, जवानी में इतने दुख हैं, जिसको इजी लोड कराओ अगले दिन वो ब्लॉक कर देता है। ऐसे ऐसे दुख है जिंदगी में, अल्लाह माफ करे। सब्जी में से पैसे बचा बचा के कैसे कैसे काम किए, आगे किसी ने मुंह नहीं लगाया, जब अपनी असली फोटो भेजी अगले ने ब्लॉक कर दिया। ठीक हो गया जी। तो जब ऐसे जिंदगी में ऐसे मसले हो, सुबह को बंदा खुश हो और रात को दिल टूट जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कब याद रहता है कि 1 बड़ा है या 6? तो फिर उस सिचुएशन में उस्ताद का ये फर्ज बन जाता है कि वो याद करवाए कि भाई 1 छोटी वैल्यू है, 6 बड़ी वैल्यू है। दायां तरफ ये होता है, बायां तरफ ये होता है। ठीक है जी। तो ये राइट लेफ्ट, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू सब कुछ भूल जाता है। मतलब वो बंदा कहता है कि यार बस क्या करें, दुनिया पे चल दी, तो लिहाजा उसको ये बातें कहाँ याद रहती हैं कि क्यों भी पढ़नी है सुबह उठ के। तो बच्चों ये बात याद रखनी है, छोटी वैल्यू यहाँ पे होंगी, बड़ी वैल्यू राइट साइड पे होंगी।
अब नेगेटिव स्क्यूनेस में बच्चों याद रखना है आपने, नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे पहले आएगा, मीडियन बाद में आएगा और मॉड सबसे बाद में आएगा। ठीक है जी। सिमेट्रिकल डाटा में मीन मीडियन मोड तीनों एक जगह पे होते हैं, लेकिन स्क्यू डाटा में मीन मीडियन मोड एक जगह पे नहीं होते। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है तो मुझे जरा बता सकते हो नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन बड़ा होगा या मॉड बड़ा होगा? शाबाश। मीन और मॉड बराबर तो हो नहीं सकते, तो मीन बड़ा होगा या मॉड बड़ा होगा? मॉड बड़ा होगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक हो गया, ये बात अच्छी तरह से आपने याद है। अच्छा बच्चों, ये याद रखना मीडियन और मॉड में जो डिफरेंस होता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू मीन और मीडियन। मतलब मीन और मीडियन में अगर 2 डिजिट का फासला है तो मीडियन और मॉड में 4 डिजिट का फासला होगा। ये तीनों आपस में सेम डिस्टेंस पे नहीं होते। क्या ये बात भी पल्ले पड़ गई है? ओके ओके। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस की तरफ आ जाते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस में भी बच्चों छोटी वैल्यू होती हैं लेफ्ट साइड पे और बड़ी वैल्यू होती हैं राइट साइड पे। यहाँ पे मॉड पहले आएगा, फिर मीडियन आएगा, फिर मीन आएगा। मॉड पहले आएगा, फिर मीडियन, फिर मीन। तो बच्चों मुझे बताओ पॉजिटिव स्क्यूनेस में मॉड की वैल्यू बड़ी होगी या मीन की वैल्यू बड़ी होगी? शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे पता था इमरान मियां, मुझे पता था। माशाल्लाह, सारी क्लास बाद जमात आंसर दे रही है कि मॉड बड़ा होगा। दूर फिटे मुंह तुहाडे दे। अगर यहाँ पे भी नेगेटिव स्क्यूनेस में भी मॉड बड़ा हो और पॉजिटिव स्क्यूनेस में भी मॉड बड़ा हो तो फर्क क्या रह गया? और ये बात मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखी थी बच्चों कि राइट साइड पे बड़ी वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू होती है। इसके बावजूद इमरान मियां ने कहा कि सर जी लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी होती है वो बड़ी वैल्यू होती है। दूर फिटे मुंह तेरे दे। और कौन कौन है जिसने मुझे मॉड कहा था? मैं जरा चेक तो कर लूं। मैंने इतना डिटेल में समझाया, इसके बावजूद समझ ना आया। मैंने पूरी डिटेल में आपके ऊपर हुज्जत बांधी। मैंने आपको बताया, अभी अभी बचपन की बात ही नहीं की मैंने, 1 2 3 4 5 है सारा कुछ लिखा, बताया ये दायां तरफ है ये बायां तरफ है, ये भी क्लियर किया, बताया कि ये 1 छोटा होता है 6 बड़ा होता है। इसके बावजूद कुछ ऐसे माशाल्लाह चीते मौजूद हैं क्लास में जो मुझे कह रहे हैं कि सर मॉड बड़ा होगा। क्या बंदा करे ऐसे लोगों का, अल्लाह माफ करे। तोबा 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 तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, कहते हैं जी अंग्रेजी का मसला है। और अल्लाह के बंदो, ये दायां और बायां तो उर्दू में लिखा था, अब उर्दू का भी मसला है। क्या अंग्रेजी और उर्दू दोनों मसला है? मैंने लेफ्ट और राइट तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता, यहाँ पे राइट लिखा होता तो चलो आपकी बात में एडमिट कर लेता कि अंग्रेजी का मसला। दायां और बायां लिखा था। अच्छा जी, बहरहाल आगे चलते हैं। बच्चों याद रखो, ये जो कर्व है ना, कर्व, ये जो आपको नजर आ रही है, ये कर्व शो कर रही है फ्रीक्वेंसी को। ये बात याद रखो, ये शो कर रही है फ्रीक्वेंसी को। क्या अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी, सोच समझ के जवाब देना बच्चों,
क्या अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो तो क्या वो वैल्यू जरूर है कि सबसे बड़ी होगी? अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्या ये इस बात की गारंटी है कि वो वैल्यू भी सबसे बड़ी होगी? अब 45 है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो क्या इसका मतलब यह है कि 45 वाली वैल्यू सबसे छोटी है? ठीक है जी। तो बच्चों, आप लोगों ने जो गलत जवाब दिया है ना, वो मैं बता रहा हूं आपने क्यों गलत जवाब दिया। आप लोगों ने जो जवाब दिया है उसकी गलती की वजह क्या है? आपने हाइट देखी है, हाइट, कि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से ये बड़ी वैल्यू होगी। बच्चों, हाइट जो यहाँ पे लिखी हुई है वो शो कर रही है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है जी, मैं आपकी कमजोरी समझता हूँ, आपके जो पेचीदा मसाइल हैं उसको समझता हूँ। मुझे पता है कि आपने अगर गलत जवाब दिया है तो उसके पीछे वजह क्या है, जबकि मैं आपका सारा फोकस इस तरफ लेके जा रहा था कि आपने दायां और बायां देखना है। आपने कहा नहीं सर, दाएं बाएं तो हम नहीं देखेंगे, हम ऊपर और नीचे देखेंगे। ठीक है जी, मैं आपको दाएं बाएं पे फोकस करवाने की कोशिश करूं। बच्चों, दाएं बाएं दाएं बाएं, आपने कहा ना सर ना, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमें दाएं बाएं का बताएं और हम देख लें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो ऊपर देखेंगे कि कौन सी कर्व टॉप पे है। दाएं बाएं तो हमने देखना ही नहीं है, हमने ऊपर देखना है, नीचे देखना है, बस। ये कौम ही ऐसी है, ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है, फिर डिसाइड करती है कि करना क्या। दाएं बाएं नहीं देखती कि कोई हमें भी देख रहा होगा। बंदा पहले दाएं देखता है, बाएं देखता है, कोई देख तो नहीं रहा। आप कहते हैं नहीं सर, ऊपर से नीचे तक देखो बस। ये जो आपकी आदतें पड़ी हुई है ना, ये उसकी वजह से आपकी क्यों फेल हो जानी है। तो बंदा कुछ देख लेता है, कोई दाएं बाएं को बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। आप कहते हैं नहीं सर, दाएं बाएं को मारो गोली, ऊपर से नीचे तक गौर से देखो। बहरहाल, आपको बात समझ आ गई होगी कि ये जो टॉप की कर्व है ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है बच्चों। और फ्रीक्वेंसी अगर किसी चीज की ज्यादा हो तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पे 25 वाली वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये 25 बड़ा नहीं है। 45 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, लेकिन ये 45 बड़ा है। फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाते। ठीक है जी, ये बात आपने इसी तरह याद रखनी बच्चों। ये जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लिखी हुई है, ये 5, 10, 5, 15, 25, 35, 45, असल में वैल्यूज ये हैं। 5 लिखी हुई है, सबसे छोटी वैल्यू है तो लेफ्ट साइड पे आई है। 45 सबसे बड़ी वैल्यू है, राइट साइड पे आई है। ये जो कर्व बन रही है ना, कर्व, ये कर्व फ्रीक्वेंसी की वजह से बन रही है। तो किसी चीज की पीक का मतलब हर किसी ये नहीं है कि वो वैल्यू सबसे बड़ी। ठीक है, ये बात याद रखनी। अगर कोई चीज पीक पे है तो वो मॉड है। क्यों? क्योंकि मॉड की डेफिनेशन ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मॉड हमेशा वहां पे होगा जहां पे कर्व टॉप पे होगी। देख लो, यहाँ पे भी मॉड है, यहाँ पे भी मॉड है। क्यों? क्योंकि मॉड का ताल्लुक ही फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। क्या ये बात याद रहेगी बच्चों? ओके जी बच्चों। अच्छा बच्चों, याद रखना, नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे छोटा होता है, मॉड सबसे बड़ा होता है। क्या ये बात याद रहेगी?
नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे छोटा होता है, मॉड सबसे बड़ा होता है, और पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीन सबसे बड़ा होता है क्योंकि सबसे राइट पे वो आता है, और मॉड सबसे छोटा होता है क्योंकि वो सबसे लेफ्ट पे आता है। ये बात याद रहेगी, हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा। सिमेट्रिकल में तीनों बराबर होते हैं, सिमेट्रिकल में याद रहेगी ये बात, सिमेट्रिकल डाटा में तीनों बराबर होते हैं, लेकिन स्क्यूड डाटा में तीनों बराबर नहीं होते। स्क्यूनेस दो तरह की है, नेगेटिव, नेगेटिव में मॉड बड़ा होता है और पॉजिटिव में मीन बड़ा होता है। ये बात अच्छी तरह से ध्यान में बिठा दो, अच्छी तरह से। अच्छा जी बच्चों, अब आगे आ गया इंपीरिकल रिलेशन। अच्छा जी, इंपीरिकल रिलेशन आ गया जी, तीनों के दरमियान इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड, ये बात याद रखनी। इंपीरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड, सबसे पहले बात आपने याद रखनी बच्चों कि मीन माइनस मॉड जो होता है वो 3 मीन माइनस मीडियन के बराबर होता है। ये फार्मूला याद रहेगा, मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये फार्मूला आपने याद रखना है अच्छी तरह से। इस फार्मूले का मुझे ये बताना, सोच समझ के जवाब देना, क्या ये फार्मूला सिमेट्रिकल डाटा के लिए भी होगा? क्या ये फार्मूला सिमेट्रिकल डाटा के लिए भी होगा? बता दो, बता दो, बता दो। नो, ये फार्मूला सिमेट्रिकल डाटा के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मीन मीडियन मॉड सेम होते हैं। ये डाटा हमेशा स्क्यूड डाटा के लिए ही होगा। अब अगर आपको ये कहा जाए कि एक डाटा है, उसका मीन है 20 और उसका मीडियन है 22, उसका मॉड निकालो, तो क्या हम मॉड निकाल सकते हैं बच्चों? ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करें और मॉड निकाले, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश, फार्मूला लगाएं। क्या आता है जी? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो। अब बच्चों जरा गौर से देखो, मीन और मीडियन के दरमियान 2 यूनिट का डिफरेंस है, तो मीडियन और मॉड के दरमियान 4 यूनिट का डिफरेंस। ठीक है जी, मीडियन और मॉड के दरमियान डबल डिफरेंस होता है, डबल। ये मैंने बताया है, मीन और मीडियन के दरमियान अगर 2 यूनिट का फासला है तो मीडियन और मॉड के दरमियान डबल फासला होगा। अच्छा बच्चों, अब आगे मुझे ये बता सकते हो कि ये जो आपको डाटा दिया गया है इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव? ये जो डाटा लिखा हुआ है, बताओ इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है? नेगेटिव स्क्यूनेस है। क्यों? क्योंकि मॉड सबसे बड़ा है। मॉड अगर सबसे बड़ा हो तो उस डाटा में नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। ठीक है जी बच्चों। अच्छा, अब अगली सिचुएशन ये है बच्चों, अगर आपको मीन दिया जाए
मॉड दिया जाए और कहा जाए मीडियन फाइंड करें, मीडियन, मीडियन क्या आता है जी? बता बता दो बता दो बता दो। मीडियन आता है जी 28। ठीक हो गया जी बच्चों, मीडियन आता है जी 28। अच्छा, तो बच्चों देखो, मीन और मीडियन के दरमियान 2 डिजिट का फासला है, लेकिन मीडियन और मोड के दरमियान 4 डिजिट का फासला है। क्या ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव? इसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस है या नेगेटिव स्क्यूनेस है? बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। पॉजिटिव स्क्यूनेस है, वेरी गुड, शाबाश। ओके जी, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। अच्छा जी बच्चों, अब अगला टॉपिक आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगला टॉपिक हमारा आ रहा है जी कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये जरा क्लियर कर लें। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए 2 साइंसदानों ने फार्मूले बनाए। एक है पियरसन्स, तो फिर पियरसन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अप्लाई होगा। पियरसन्स ने सबसे पहले फार्मूला लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला नजर आ रहा है आपको बच्चों? मीन माइनस मॉड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अच्छा जी। अच्छा बच्चों, अगर आपको सवाल दिया जाए कि मीन है 20, मॉड है 26 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, तो क्या आप कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं? -0.75, -0.75। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, ये जो आंसर आया -0.75, क्या ये इस बात की गारंटी है कि ये जो डाटा आपको दिया गया था उसमें नेगेटिव स्क्यूनेस है? क्या इस डाटा में नेगेटिव स्क्यूनेस है? कैसे पता लगा बच्चों कि इस डाटा में नेगेटिव स्क्यूनेस है? कैसे पता लगा, बताएं जरा। वेरी गुड, मॉड बड़ा है मीन से। बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव हो सकती है? ये बताओ जरा।
क्या स्टैंडर्ड एविएशन कभी नेगेटिव हो सकती है? स्टैंडर्ड एविएशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपके कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये डिपेंड ही मीन और मॉड पे करता है। आपके कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो डिपेंड ही मीन और मॉड पे करता है, स्टैंडर्ड एविएशन पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा पॉजिटिव होगी। स्टैंडर्ड एविएशन हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी बच्चों, अब अगला सवाल है आपके सामने है कि मीन है 25, मीडियन है 30 और स्टैंडर्ड एविएशन है 8। आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, क्या करें? तरीका बताएं शाबाश। अच्छा बच्चों, एक बात सोचो जरा, एक बात जरा सोचो, क्या मीन माइनस मोड 3 मीन माइनस मीडियन के बराबर है कि नहीं, ये बताओ पहले। क्या मीन माइनस मोड 3 मीन माइनस मीडियन के बराबर है या नहीं है? तो बच्चों, हम इस मीन माइनस मोड की जगह, हम इस मीन माइनस मोड की जगह 3 मीन माइनस मीडियन लिख सकते हैं। सोचो जरा। क्या हमें मोड निकालना चाहिए? क्या हमें मोड कैलकुलेट करने की जरूरत है? ठीक है बच्चों, तो हम मोड नहीं निकालेंगे, मोड निकालने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें पता है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, वही फार्मूला पुट कर देंगे। तो हमारे पास फिर इसका मतलब है पियरसन का दूसरा फार्मूला आ गया, और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, -1.875। आप अपने तरीके से कर लें या इस तरीके से कर लें, आंसर सेम आता है, -1.875। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी। अच्छा बट बच्चों, अब सवाल उल्टा भी आ सकता है, सवाल रिवर्स भी आ सकता है। हो सकता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया जाए, मीन दिया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाए और कहा जाए कि मॉड फाइंड करें। हो सकता है सवाल के नहीं हो सकता? ठीक है जी, आई कैप उल्टा सवाल भी पूछ सकता है। तो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आप फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास मॉड आ जाना चाहिए। कर लेंगे सवाल? फिर सवाल ये भी हो सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया जाए, मीडियन दे दिया जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी जाए और कहा जाए मॉड फाइंड करें। मीन की बजाय मीडियन दिया हुआ सवाल में, और कहा जा रहा है कि मॉड फाइंड करें।
कर लोगे सवाल? ये सवाल आपने करना है जी, शाबाश। ठीक है, वैसे ही हुआ भी पड़ा, खैर। अच्छा जी, अब आ गया जी बोले। एक दूसरा साइंसदान था, वो था बोला। वो सुनता 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 किसी की नहीं था, बोला था बेचारा। तो उसने भी क्या किया, वो उसकी कोई सुनता नहीं था, तो उसने फिर अपना फार्मूला बना दिया। ठीक है जी, ये भोला रिकॉर्ड नहीं है, ये जी बोला है। मस्ती कर रहे हैं। अच्छा जी, बोला कहता कि Q3 माइनस Q2 अगर Q2 माइनस Q1 के बराबर हो जाएगा ना, तो डाटा सिमेट्रिकल है। ठीक है जी, बोले ने कहा कि Q3 माइनस Q2 अगर बराबर है Q2 माइनस Q1 के, तो इसका मतलब है डाटा सिमेट्रिकल है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ Q3 कितने परसेंट डाटा को शो करता है? Q3 कितने परसेंट डाटा को शो करता है? 75%। वेरी गुड। Q2 कितने परसेंट को शो करता है बच्चों? 50% को। तो जब 75 में से 50% माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है 25% डाटा होगा उसके दरमियान। ऐसे ही है। और राइट साइड पे देखो, Q2 शो करता है 50% को, Q1 शो करता है 25% को। तो डिफरेंस लेंगे तो इधर भी 25% डाटा ही आएगा। तो हम, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमेशा बराबर होंगे। क्या दुनिया में ऐसा कोई डाटा हो सकता है कि ये बराबर ना हो? मेरा तो ख्याल है कि हमेशा यही सिचुएशन रहेगी। राइट साइड पे भी 25% आएगा और लेफ्ट साइड पे भी 25% आएगा हमेशा। सोचो जरा। देखो Q3 पढ़ते वक्त हमने कभी सोचा था सिमेट्री है या स्क्यूनेस है? Q3, Q2, Q1 डाटा सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, Q3 हमेशा 75% को शो करता है, Q2 हमेशा 50% को शो करता है और Q1 हमेशा 25% को शो करता है, चाहे डाटा जो मर्जी हो। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब आगे आ जाओ। भोले ने कहा कि अगर Q3 माइनस Q2 जो है वो बड़ा हो जाए Q2 माइनस Q1 से, तो उस सिचुएशन में पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। अगर तो बराबर हो तो सिमेट्री, अगर Q3 माइनस Q2 बड़ा हो Q2 माइनस Q1 से, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी। क्या ये बात समझ आती है आपको? अब देखो, इधर भी 75% है, 50% है, फिर 50%, 25% है। इधर भी 25% आ रहा है, इधर भी 25% आ रहा है।
लेकिन ये वाला 25% इससे बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। है दोनों तरफ 25-25। ठीक है जी, ये कमाल है भोले का। जो आप सोच नहीं ना सकते वो भोले ने करके दिखाया। आप भोले को समझते थे कि वो बड़ा भोला है, उसने ऐसी बात कर दी है कि सारे लोग अपने दिमाग पकड़ के बैठ गए कि ये कैसे हो सकता है। दाएं तरफ भी 25% है, बाएं तरफ भी 25% है, और ये वाला बड़ा है। यही तो जादू है कि दाएं बाएं दोनों तरफ 25-25 है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला 25 बड़ा है। भोला इसकी मिसाल ऐसे देता है कि ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन ये वाला ए इस ए से बड़ा है। ठीक है जी, क्या ये बात पल्ले पड़ गई है तो दोनों ए, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये वाला ए इस ए से बड़ा है। याद करें जरा बचपन की यादें। ठीक है जी, चलें। अच्छा, भोले ने फिर अगली बात की कि Q3 माइनस Q2 का आंसर अगर छोटा आए Q2 माइनस Q1 से तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगी, तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगी। ये बात याद रखनी आप। ठीक है जी, अब जरा एक सवाल कर लेते हैं। बच्चों आपके सामने ये सवाल है, गौर से देखो जरा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आपने मुझे इस डाटा में से Q1, Q2 और Q3 कैलकुलेट करके देना है, जल्दी जल्दी, शाबाश। Q1, Q2, Q3। जल्दी करो, ये डाटा है आपके पास। Q1 निकालें, क्या आता है? Q1 आता है जी 20, वेरी गुड। Q2 क्या आता है? Q2, सॉरी Q3 आता है 60, वेरी गुड। Q2 क्या आता है? Q2 आता है 40। अच्छा बच्चों, जरा अब जरा गौर से देखो, क्या ये डाटा सिमेट्रिकल है? ये बता दो जरा, शाबाश। क्या ये डाटा सिमेट्रिकल है कि नहीं है? क्या भोले के मुताबिक Q1, Q2 और Q3 के दरमियान सेम डिस्टेंस है? वेरी गुड बच्चों। अब जरा बच्चों गौर से देखो, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। Q1 से पहले 25%, Q1 से पहले एक वैल्यू है। क्या नजर आ रहा है आपको कि Q1 से पहले सिर्फ एक वैल्यू है? और Q1 और Q2 के दरमियान भी एक वैल्यू है। मतलब Q1 से पहले जो वैल्यू है वो 25% डाटा को शो कर रही है। Q1 से जो पहले डाटा है वो 25% को शो कर रहा है। इसी तरह से Q1 और Q2 के दरमियान
Q1 और Q2 के दरमियान भी एक वैल्यू है, वो भी 25% को शो कर रही है। अब गौर से देखो Q2 और Q3 के दरमियान भी एक ही वैल्यू है, वो भी 25% को शो कर रही है। और Q3 के बाद भी एक वैल्यू ही है और वो भी 25% को शो कर रही है। क्या ये बात समझ आती है जी? ठीक हो गया जी बच्चों, ये डाटा सिमेट्रिकल है। 60 में से 40 माइनस करें 20 आता है, 40 में से 20 माइनस करें तब भी 20 आता है। यहां तक की बात तो आपको आगे समझ। अब बच्चों ये डाटा है आपके पास, इस डाटा में Q1 Q2 Q3 निकालें जरा जल्दी, शाबाश। 10 20 30 40, 10 20 30 50, 10 20 30 50 70 90 110 130 150 170 190, ये डाटा है। इस डाटा में Q1 Q2 Q3 निकालें, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। Q1 क्या आता है जी बच्चों? Q1 आता है जी 30, Q2 आता है 90 और Q3 आता है 150। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक हो गया बच्चों। अब जरा देखो गौर से, Q1 से पहले दो वैल्यूज हैं, Q1 से पहले दो वैल्यूज हैं, ये 25% डाटा को शो करता है। Q2 और Q1 के दरमियान भी दो वैल्यूज हैं, ये भी 25% को शो करता है। Q3 और Q2 के दरमियान भी दो वैल्यूज हैं, ये भी 25% को शो करता है। और Q3 के बाद भी दो वैल्यूज हैं, ये भी 25% को शो करता है। क्या ये बात आपको नजर आ रही है, समझ आ रही है? बता दो बता दो बता दो। डाटा की वैल्यूज परसेंटेजेस हर एक क्वार्टाइल के दरमियान सेम है, दो दो वैल्यूज हैं दाएं बाएं हर जगह पे। ठीक हो गया। अब जरा बच्चों देखो कि Q1 है 30, Q2 है 90 और Q3 है 150। तो ये डाटा भी क्या है? सिमेट्रिकल है। क्या ये बात समझ आती है? 150 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60, ये सिमेट्रिकल है। अच्छा बच्चों, अब जरा ये गौर से देखो, ये डाटा मैंने चेंज किया थोड़ा सा। 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 160, इसमें Q1 आता है 30, Q2 आता है 60
और Q3 आता है 120। ठीक हो गया? ये वैसे बिल्कुल वही डाटा है, मतलब वो उतनी वैल्यूज हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, और इन तमाम वैल्यूज के दरमियान नंबर ऑफ वैल्यूज भी सेम है, दो इधर है, दो इधर है, दो इधर है, दो इधर है। क्या ये नजर आ रहा है आपको? बोलो बोलो बोलो। और रिप्लाई तो कर दो, अल्लाह के बंदो, सो गए हो? ओके, अब बच्चों बस देख लो, बस ये बात खत्म करते हैं। यहाँ पे Q3 है 120, Q2 है 60, तो Q3 माइनस Q2 के दरमियान डिफरेंस है 60 का, और Q2 माइनस Q1 के दरमियान डिफरेंस है 30 का। ये बराबर नहीं है, हालांकि दरमियान में वैल्यू सेम है, दो वैल्यू यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, लेकिन इनके आंसर बराबर नहीं है। यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, अपनी आंखों से देख लो। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस है, यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूनेस है, हालांकि 25-25% डाटा मौजूद है। Q3 माइनस Q2 के दरमियान दो वैल्यूज हैं, Q2 माइनस Q1 के दरमियान भी दो वैल्यूज हैं। यहाँ पे भी 25% डाटा है, यहाँ पे भी 25% डाटा है, लेकिन Q3 माइनस Q2 की रेंज बड़ी है एज कंपेयर टू Q2 माइनस Q1। क्या ये बात समझ आ गई आपको? वेरी गुड, हो गया बच्चों। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया?